Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Afnan Bakht, your physics teacher. In today's lecture, we will understand very important topic, that is self-induction. Now, self-induction is actually a continuation of electromagnetic induction. उसी टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और डेफिनेशन को समझने से पहले हमें थोड़ा सा ये सेटअप समझना होगा, राइट? जब हम ये सेटअप समझने के काबिल हो जाएंगे सो ऑटोमेटिकली जो है हम आ जाएंगे डेफिनेशन के ऊपर. सो what I have drawn over here is that there is an EMF source, right? और EMF source भी आपको नजर आ रहा है कि एक DC सप्लाई है, यानी कि डायरेक्ट करंट सप्लाई, राइट? मतलब ये है कि ये सर्किट में एक ऐसा करंट फ्लो करवाएगा जो कि कांस्टेंट करंट होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? उसकी मैग्नीट्यूड में कोई तब्दीली नहीं आएगी, राइट? सो इट इज एन EMF सोर्स, चार्जेस को मोटिवेट करवाने वाला फोर्स कि आप सर्किट में क्या करो, मूव करो. फिर उसके साथ कनेक्टेड है एक रेजिस्टर, और रेजिस्टर अगर आप देख लो उस वो है रियोस्टैट. नाउ व्हाट इज रियोस्टैट? You have studied in your previous chapters, that was current electricity, कि rheostat is actually wire wound variable resistor, कि जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कम ज्यादा कर सकते हैं by sliding that contact, ठीक है चीजें. और फिर हमने कनेक्ट किया है स्विच, और उसके बाद हमने कनेक्ट किया है एक सोलेनॉइड, जिसे आप इंडक्टर भी कह सकते हो, राइट? और फिर आपके पास सर्किट यहाँ पर वापस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? अब जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूं, राइट, सो चार्जेस ने इधर से फ्लो करना है. अगर मैं कन्वेंशनल करंट को फॉलो करूं सो चार्जेस ने इधर से फ्लो करना है इस सोलेनॉइड के अंदर से, राइट? और हमें पता है कि चूंकि ये एक कांस्टेंट करंट फ्लो करवाएगा बिकॉज डीसी सोर्स है ना, सो कांस्टेंट करंट की वजह से किसी भी वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो भी एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो यहां पर अगर मैं देख लूं कि वी नो दैट देयर इज अ कांस्टेंट करंट, right? Constant I means current, and constant current will give rise to a magnetic field that is constant magnetic field, because हमें पता है that हर एक current carrying wire के around एक magnetic field होता है, जिसकी डायरेक्शन आपको कौन बताता है? right hand rule, that place the thumb of your right hand in the direction of the current and curl your fingers around that wire. तो जो कर्लिंग फिंगर्स होते हैं वो आपको उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं. लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर ताकि थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो जाए. इफ दिस इज अ करंट, राइट, एंड द करंट डायरेक्शन इज अपवर्ड, सो प्लेस द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्ल योर फिंगर्स अराउंड इट, राइट? सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? सो सिमिलरली यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जन्म लेगा, और हमें पता है कि सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, एज यू हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 13, दैट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें आपने एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करके एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या किया था, उसकी इक्वेशन भी डिराइव की थी और उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी समझा था. सो करंट कैरिंग ड्यू टू अ सोलेनॉइड के अंदर जो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो बिहेव करता है जस्ट लाइक अ मैग्नेटिक फील्ड फॉर बार मैग्नेट, जिसके नॉर्थ और साउथ पोल्स बन जाते हैं. सो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कि इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां पर जो फील्ड लाइंस होती है वो पैरेलल होती है, बिकॉज द फील्ड ड्यू टू ईच एंड एवरी टर्न सपोर्ट ईच अदर, राइट? यहां से फील्ड लाइंस को क्या करती हैं, इमर्ज होती है. लेट मी कॉल दैट नॉर्थ पोल, राइट? और यहां पर क्या होंगी, एग्जिट होंगी, लाइक दिस, right? So this becomes a south pole of the magnet, right dear students? Now dear students, यहां पर चूंकि एक कांस्टेंट करंट है, सो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा सो हमें पता है कि देयर विल बी नो चेंज इन फ्लक्स, नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि डेल्टा phi is equal to 0. And when there is no change in magnetic flux, so यहां पर मैं इसको वापस रीट्रीट कर लेता हूं कि there will be no induced EMF, right? Because from Faraday law of electromagnetic induction, we know that induced EMF is actually equal to the rate of change of magnetic फ्लक्स. और अगर नंबर ऑफ टर्न सिर्फ एक है
सो आपने यहां पर n की वैल्यू 1 लिखनी है, और अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है जिस तरह की यहां पर है, राइट, सो यहां पर आप इसके साथ n भी लिख लो, और विद द नेगेटिव साइन। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव साइन मींस कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये अपने ही कॉज को क्या करेगा? अपोज करेगा, जिसको हम इस लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे थ्रू लेंस लॉ, राइट। सो अब ये तो सिचुएशन हमारे पास क्लियर है, लेकिन अब यहां पर अगर मैं एक चेंजिंग करंट प्रोवाइड करूं तो फिर क्या होगा? नाउ चेंजिंग करंट की वजह से होगा ये कि इफ देयर इज अ चेंजिंग करंट इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट करंट, देयर इज अ चेंजिंग करंट, there is a changing I, right? So changing I will give rise to changing magnetic flux, right? ठीक है जी। और आई शुड से दरमियान में मैं एक और पॉइंट लिख देता हूं कि इट विल गिव राइज टू व्हाट? इट विल गिव राइज टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह मैंने यहां पर लिखा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से की बजाय अब क्या होगा? एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। जस्ट लाइक इन दिस वायर, कि अगर मैं इस वायर के अंदर करंट की मिकदार को ज्यादा करूं फिर कम करूं, ज्यादा करूं फिर कम करूं, सो आप देखोगे कि इसके राउंड ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये भी क्या होंगे? कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, एंड दैट्स द वे इट विल गो ऑन, कि आपके पास करंट की ज्यादती और कमी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में भी ज्यादती और कमी आती जाएगी। सो चेंजिंग करंट यानी कि चेंजिंग आई विल गिव राइज टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, and changing magnetic field will give rise to what? Will give rise to the change of magnetic flux, ठीक है dear students, because magnetic flux को हम तीन तरीकों से चेंज कर सकते हैं, that is B, A and cos of the angle between them। तो या तो आप इसको चेंज करो या इसको चेंज करो या इसको चेंज करो। In this particular situation we are not changing these two, we are only changing this, so due to the change in magnetic field we will get a change in magnetic flux, right? So अब जब आपके पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो जाहिर सी बात है कि देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, बिकॉज जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट, मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू व्हाट? दिस विल इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ विद द नेगेटिव साइन। मतलब ये जो इफेक्ट है ये अपने कॉज को अपोज करेगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो यहां पर आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो नॉन जीरो वैल्यू का होगा, राइट, यहां पर इट विल बी नॉन जीरो, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ ने आना है। अब यहां पर दो पॉइंट्स मैं क्लियर करवाना चाहता हूं। नंबर वन, एक ये ईएमएफ है, राइट, आपने इस ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ कंफ्यूज नहीं करना, राइट। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है, ये बैटरी का ईएमएफ है जो बैटरी वर्क डन पर यूनिट चार्ज करता है, राइट डियर स्टूडेंट्स। और ये एक ऐसा ईएमएफ है जो कि ना नजर आने वाला ईएमएफ है, लेकिन अपना इफेक्ट छोड़कर जाता जरूर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पर होगा, और अभी हम समझने वाले हैं कि क्या इस इंड्यूस्ड ईएमएफ ने यहां पर क्या करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये डीसी सोर्स है, सो हाउ आर वी going to get a changing current from it, because ये तो एक changing current प्रोवाइड ही नहीं करता, ये तो एक constant current प्रोवाइड करता है। सो इसी पर्पस के लिए यहां पर हमने एक वेरिएबल रेजिस्टर लगाया हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। और जब आप सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस को इस रियोस्टेट के थ्रू चेंज करोगे, सो आप देखोगे कि बैटरी की तरफ से निकलने वाला करंट जो है वो भी कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, बिकॉज बैटरी से या ईएमएफ सोर्स से जो चार्जेस जिस रेट से निकलते हैं, यानी जो करंट निकलता है, वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि उस सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी है। अगर आप उस सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस या को चेंज करते हो बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट, राइट, तो आप देखोगे कि इधर से करंट जो निकलेगा तो कभी ज्यादा कभी कम। इसकी रेजिस्टेंस आप कम करोगे तो करंट ज्यादा निकलेगा, इसकी रेजिस्टेंस आप ज्यादा करोगे तो करंट कम निकलेगा, राइट। सो आपके पास जो यहां पर करंट होगा वो एक चेंजिंग करंट होगा, राइट। और चेंजिंग करंट जो मैग्नेटिक फील्ड को यहां पर जन्म देगा वो भी एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ये फील्ड लाइन ज्यादा होंगे कभी कम होंगी, कभी ज्यादा कभी कम, बिकॉज करंट ज्यादा कम होता जा रहा है। एंड दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल गिव राइज टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड उसकी वजह से यहां पर एक ईएमएफ ने इंड्यूस होना है, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ,
ठीक हुआ डियर स्टूडेंट्स। और इस इंड्यूस ईएमएफ ने क्या करना है, अपने ही कॉज को क्या करना है, अपोज करना है। और मजीद इसी चीज को डिस्कस करने के लिए हम जाएंगे नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर, लेकिन यहां पर हम इसी की डेफिनेशन को अब समझ लेते हैं, बिकॉज अब हम इस काबिल बन गए हैं कि हम इसको डिफाइन कर सकें। सो व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? तो सबसे पहले तो सेल्फ को समझिए। सेल्फ मींस अपने आप, राइट। सो एक कॉइल जो है वो अपने आप के अंदर ही एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर रहा है। कैसे? द प्रोसेस in which a changing current in a coil induces an EMF in itself या in it is called self induction, right dear students? अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक याद हो तो वहां पर हमने क्या किया था कि एक कॉइल को लिया था और मैग्नेट को, एक परमानेंट मैग्नेट को हम करीब लेकर जा रहे थे, फिर दूर लेकर जा रहे थे, फिर करीब और फिर दूर। उस करीब ले जाने और दूर ले जाने से हमारे पास क्या हो रहा था, इस कॉइल या इस सोलेनाइड के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा और फिर कभी कम। सो वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जब यहां पर महसूस किया जाता था बाय दीज कॉइल्स, बाय दीज टर्न्स, सो यहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जन्म लेता था, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर इस कॉइल को ये पता तो नहीं लगता कि यहां पर जो मेरे अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो आया मैग्नेट को करीब ले जाने या दूर ले जाने से हो रहा है, या मेरे साथ ही कोई एक ऐसा सोर्स कनेक्टेड है जो कि मुझे एक्चुअली चेंजिंग करंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो उस चेंजिंग करंट की वजह से यहां पर बताते खुद एक चेंज फ्लक्स होगा और वो चेंजिंग फ्लक्स यहां पर एक ईएमएफ को इंड्यूस करवाएगा। दैट process, this whole process is called what? Self-induction, the phenomena or the process in which a changing current, right? There is a changing current because हम rheostat के resistance को change कर रहे हैं, in which a changing current induces an EMF in the coil itself. ठीक है dear students? So अब मजीद इस चीज को डिस्कस करने के लिए और Faraday law को in terms of rate of change of current लिखने के लिए हम जाते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। So let us move on to the next board. नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम अब यहाँ पर इसके लिए कुछ मैथमेटिक्स को डिराइव करेंगे। हम फैराडे लॉ को लिखेंगे, लेकिन नॉट इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बट इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ऑटोमेटिकली जन्म ले रहा है यहाँ पर बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, राइट डियर स्टूडेंट्स। और हम यहाँ पर फिर यूनिट को भी डिस्कस करेंगे और लेंजेस लॉ को भी यहाँ पर दरमियान में डिस्कस करेंगे। सो नाउ सिंस वी नो दैट जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे, सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे यूजिंग रियोस्टैट। सो रेजिस्टेंस के कम ज्यादा करने की वजह से यहां पर करंट में भी ज्यादती और कमी आएगी, और वो ज्यादती कमी जब यहां पर आएगी तो यहां पर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट, यहां से इमर्ज हो रहा है, राइट, और यहां पर क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है वापस। So this becomes the south pole and this becomes the north pole of this solenoid जो कि behave कर रहा है just like a bar magnet. Now यहां पर एक चीज बड़ी क्लियर है, नंबर वन, वो क्या है, वो ये है कि the change in flux is directly proportional to the change in current. यहां पर फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है वो चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जिस रेट से आप यहां पर करंट को चेंज कर रहे हो या जिस रेट से आप यहां पर इस सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हो, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो नंबर वन, अब यहां पर ये चेंज आपके पास आ रहा है और जिसको ऊपर हम डिवाइड करेंगे बाय डेल्टा टी बिकॉज हमें रेट चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर और चीजों को ऐड कर लेते हैं। वो ये कि यहां पर जो चेंज इन फ्लक्स है वो सिर्फ एक टर्न के अंदर नहीं है, बल्कि यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स है और ये नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। और आपके पास चेंज इन फ्लक्स जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। अगर फैराडे लॉ आप देख लो तो उसके अंदर n आता है, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो यहां पर मैं फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स क्या लिख लेता हूं कि आई विल मल्टीप्लाई दिस चेंज इन फ्लक्स विद द n। सो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स दिस थिंग इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ करंट। So सिर्फ मैंने क्या कर दिया है कि for a single loop or single turn it will be 1 multiplied by change of flux and for n number of loops it will be n multiplied by the change of flux. अब इस proportionality को equality में convert करने के लिए we need to put some constant, और वो constant यहां पर हमारे पास क्या बनता है, वो constant यहां पर हमारे पास है जिसे हम कहते हैं L,
where L is called what? L is actually a self-inductance. Self-inductance, जिसको हम डिफाइन करेंगे इसके लिए इक्वेशन डिराइव करने के बाद. Now dear students, अब दोनों साइड्स को डिवाइड करते हैं विद डेल्टा टी, बिकॉज हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यहां पर चाहिए और यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स चाहिए, ताकि हम फैराडे लॉ को लिख सके इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज समथिंग लाइक दिस, डेल्टा टी, और यहां पर भी डेल्टा टी पे डिवाइड कर लेते हैं. राइट डियर स्टूडेंट्स, now since we know from the Faraday law of electromagnetic induction, ठीक है जी, कि हमारे पास ये जो है, ये जो टर्म है, ये that is actually equal to induced EMF. so इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं from the Faraday law, कि this term is actually equal to induced EMF is equal to, वहां पर क्या आ गया, L delta I divided by delta T. Now this is Faraday law in terms of rate of change of current, because rate of change of current जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे, और यहां पर n की जगह क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको अभी हम डिस्कस करने लगे हैं. अब L को डिफाइन करते हैं. व्हाट इज L? अगर मैं इक्वेशन को L के लिए अरेंज कर दूं, राइट, इफ आई अरेंज द इक्वेशन फॉर L, so L will be equal to induced EMF divided by this whole term, that is rate of change of current. So rate of change of current, यानी कि dividing this whole term on both sides, तो इधर कैंसिल होके इधर induced EMF के नीचे आ जाएगा. राइट डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हमने सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करना है. व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? ठीक है जी. नाउ सेल्फ इंडक्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसका यूनिट निकालेंगे. अब इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, अगर आप देख लो यहां पर L is equal to induced EMF. Now what is the SI unit of EMF? That is same as that of the potential difference, that is volt, because it is work done per unit charge, right? The overall work done per unit charge inside the whole circuit. So यहां पर इसका यूनिट क्या हुआ, वोल्ट, divided by rate of change of current means ampere per second. So it will be ampere per second. ठीक है dear students, right? और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि L is equal to, right, ठीक है जी, वोल्ट, अगर इसको हम ऊपर लेकर जाएं तो सेकंड जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बी वोल्ट इनटू सेकंड पर एम्पेयर. ठीक है dear students, और इस यूनिट को हम नाम दे देते हैं हेनरी. क्या कहते हैं हम इसको dear students? Henry. Now Henry was actually an American scientist, Joseph Henry, after a scientist called Joseph Henry, American scientist, जिसने सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे उसी ईरा में काम किया था जिस ईरा में माइकल फैराडे ने किया, लेकिन ही केम अप विद ऑल दीज थिंग्स इंडिविजुअल. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो दैट इज व्हाई फैराडे लॉ के साथ या फैराडे के साथ हेनरी को ऑनर करने के लिए जो इंडक्शन का यूनिट है उसको हेनरी के नाम से मंसूब कर दिया गया है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो वोल्ट इनटू सेकंड पर एम्पेयर इज कॉल्ड 1 हेनरी. सो सेल्फ इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू 1 हेनरी, राइट? जब आपके पास क्या होगा, जब आपके पास 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो बाय चेंजिंग द करंट एट द रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर 1 सेकंड. राइट डियर स्टूडेंट्स, सो लेट मी डिफाइन 1 हेनरी. सो हेनरी को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 हेनरी, राइट, सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि L will be 1 Henry when an EMF of 1 volt is induced by changing
the current at the rate of 1 ampere per second. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर हर एक सेकंड के अंदर 1 एम्पियर का करंट चेंज करें, राइट, और उसकी वजह से यहां पर इस कॉइल के अंदर 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जिस मिकदार से इंडक्टेंस का अमल जारी है, सेल्फ इंडक्टेंस का अमल जारी है, वो है 1 हेनरी। और अगर हम कहें कि नहीं, एक ऐसा कॉइल है मेरे पास कि उसके अंदर मैं उसी रेट से करंट को चेंज कर रहा हूं, 1 एम्पियर को चेंज कर रहा हूं इन टाइम इंटरवल ऑफ अ सिंगल सेकंड, लेकिन अब यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 वोल्ट के बजाय 2 वोल्ट आ गया है, राइट। इसका मतलब यहां पर इंडक्टेंस ज्यादा हो रही है, तो यहां पर कितना हुआ, 2 हेनरी, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टेंस, लेकिन उससे पहले यहां पर मैं थोड़ा सा लेंज लॉ को डिस्कस करना चाहता हूं, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो लेंज लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। अब यहां पर लेंज लॉ को डिस्कस करेंगे कैसे। दिस इज एन ईएमएफ, राइट डियर स्टूडेंट्स, और हमें पता है कि यहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जन्म लेगा इस कॉइल के अंदर, दैट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब मैं यहां पर थोड़ा सा आपके सामने एक साइकिल बना देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो, राइट। सो हाउ इज इट गोइंग टू बी, it will be something like this. Since we know that there is a changing current by changing the overall resistance of the circuit through this rheostat. So there is a changing current. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं rate of change of currents. उस चेंजिंग करंट की वजह से यहां पर जो फ्लक्स होगा वो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, बिकॉज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, सो देयर विल बी अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। सो दरमियान में अगर आप एक और स्टेप लिखना चाहते हो कि देयर इज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो वो लिख सकते हो, फिर उससे एरो लेके ये आप बना सकते हो कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल क्रिएट चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, जिस तरह से हमने पहले बोर्ड पे किया। फिर दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विल गिव राइज टू व्हाट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, right? देखिए, the phenomenon in which a changing current induces an EMF, ठीक हुआ, and that induced EMF will actually create its own current, जिसे हम कहेंगे induced current, और जिसको कभी कभार हम लोग कह देते हैं एडी करंट्स, जिसको हम चैप्टर के कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं कि इंड्यूस करंट्स और एडी करंट्स में क्या फर्क है, जो कि एक ही चीज है, लेकिन कभी कभार हम उसे एडी करंट के नाम से पुकारते हैं, कभी कभी इंड्यूस करंट के नाम से पुकारते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो ये वाला अपना एक करंट को फ्लो करता है, और जो यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो अपना एक करंट को फ्लो करवाने की कोशिश करता है इसी एक कॉइल के अंदर, राइट। अब यहां पर ये इसका करंट है जो चेंजिंग करंट है, और यहां पर एक दूसरा करंट पैदा हो रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्चुअली इसी की वजह से पैदा हो रहा है। सो ये जो आपके पास इंड्यूस करंट है ये हमेशा एक ऐसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, या ईएमएफ उसे मूव करवाने की कोशिश करेगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि वो अपने ही कॉज को क्या कर सके, अपोज कर सके। देखिए ये कॉज था ना, बिकॉज सारा मामला तो इधर से शुरू हुआ था, चेंज इन फ्लक्स जो है वो एक्चुअली इसकी वजह से हुआ था। देखिए चेंज इन फ्लक्स यहां पर उस किसी मैग्नेट को करीब लाने या दूर लाने की वजह से तो नहीं हुआ था, चेंज इन फ्लक्स जो यहां पर आया है वो बिकॉज ऑफ द चेंजिंग करंट आया है। सो दिस इज अ कॉज, राइट डियर स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द इफेक्ट, राइट। सो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ ने क्या करना है, अपने ही कॉज को अपोज करना है अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ, right dear students, according to which law, I should say Lanz's law, ठीक है dear student। इसका मतलब यह है कि जब यहां पर हम रेजिस्टेंस को कम करेंगे, सो यहां पर जो करंट होगा उसने ज्यादा होना होगा, राइट। और करंट की ज्यादती का क्या मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो ज्यादा हो रहा है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की ज्यादा होने का क्या मतलब है, लेट मी पॉइंट देम आउट कि कौन सा स्टेप किधर से आ रहा है, ये इधर से, फिर ये इसको जन्म देता है, फिर अब ये क्या करेगा, ये एक पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को जन्म देगा, राइट।
फिर ये क्या करेगा, ये एक इंड्यूस्ड ईएमएफ करेगा, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ एक करंट पैदा करेगा जो कि क्या करेगा, जो कि इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अगर ये ज्यादा हो रहा है तो कम करवाने की कोशिश करेगा, और अगर ये कम हो रहा है तो वो इसे ज्यादा करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स एंड दैट इज हाउ द स्टेबलाइजर्स, अगर आप देखो जो आपके घरों में इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजर्स है जो कि एक कांस्टेंट करंट की फराहमी को क्या करते हैं, इनेबल करवाते हैं, वो भी इसी प्रिंसिपल पे ऑलमोस्ट काम करते हैं, राइट, जिसको हम एक्चुअली म्यूचुअल इंडक्शन में भी डिस्कस करेंगे और सेल्फ में भी। इसके बाद आने वाला जो टॉपिक है वो इसी तरह से है, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजेस है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि हम कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास था किस चीज के बारे में, ऑल अबाउट द सेल्फ इंडक्टेंस। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाएंगे और ये चीज डिस्कस करेंगे कि इस सेल्फ इंडक्टेंस को यानी कि एल को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडक्टेंस। सो इंडक्टेंस को अफेक्ट करने की जो दो मेन बेसिक फैक्टर्स हैं वो ये है, नंबर वन कि जो कॉइल है या जो सोलेनोइड है वो किस शेप का है और उनके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, राइट, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा हुए पर यूनिट लेंथ, राइट, जिस तरह कि आपने सोलेनोइड में पढ़ा, तो आप देखोगे कि वहां पर एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा, जब स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसके अंदर चेंज भी ज्यादा आएगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो शेप एंड टर्न एंड नंबर ऑफ टर्न्स, राइट, and other thing is very important, that is the relative permeability of the material, right, filling that space around that coil. For example, अगर यहां पर मैं एक coil लूं, right, and I connect a rheostat with it, and यहां पर आपके पास एक DC सोर्स हुआ, right, और यहां पर उसी तरह से मैं एक दूसरा coil लूं जो कि उसी तरह नंबर ऑफ टर्न्स हैं 1 2 3 4, so 1 2 3 4, right dear students, और यहां पर मेरे पास स्विच, रेजिस्टर यानी कि वेरिएबल रेजिस्टर, रियोस्टैट, जिस तरह से हमने डिस्कस किया, और ये वही बैटरी सोर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर टू। अब मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पर जिस रेट से करंट को चेंज करता हूं, यहां पर भी उसी रेट से करंट को चेंज करता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन बोथ ऑफ देम इज सेम। ठीक हुआ डियर स्टूडेंट्स, सो लेट मी राइट इट ओवर हियर कि जिस रेट से मैं करंट को 1 में चेंज कर रहा हूं, उसी रेट से मैं करंट को कॉइल नंबर 2 में भी चेंज कर रहा हूं, राइट, इन 1 and 2। ठीक हुआ डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब करंट तो दोनों में सेम हुआ, मतलब दोनों में करंट सेम रेट से चेंज हो रहा है। अब अगर करंट सेम रेट से चेंज हो रहा है और यहां पर ये जो कॉइल, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो भी सेम है, राइट, N1 इज इक्वल टू N2, और जिस मटेरियल से ये सोलेनोइड बनाया गया है वो मटेरियल भी एग्जैक्टली वही मटेरियल है, लेकिन अब यहां पर आपको मिल क्या रहा है कि यहां पर इंडक्शन का फिनोमेना ज्यादा हो रहा है, राइट, जिस रेट से यहां पर करंट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो आपके पास उस ईएमएफ से ज्यादा है। सो यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ in 1 is greater than induced EMF in 2. Now, why is this happening? That is because कि यहां पर आपने इस वायर को जिस मटेरियल के अराउंड रैप किया है, राइट, लेट अस से यहां पर आपने कोई मटेरियल प्लेस किया है, उसकी म्यू की वैल्यू जो है, म्यू आर की वैल्यू आई शुड से, रिलेटिव परमेबिलिटी, वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इज दिस क्लियर देन 1? और आई शुड से कि यहां पर जो म्यू है वो आपके पास बहुत ज्यादा है इस मटेरियल का, राइट, जिस तरह के आप कहते हो मैग्नेटिक मटेरियल में आपने पैरा, डाया और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पढ़े हैं, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिसे हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम, जिस तरह से आप क्या कर चुके हो, चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डिटेल से पढ़ गए हो। सो एक्चुअली यहां पर परमिएबिलिटी का मतलब क्या है? परमिएबिलिटी मींस कि वो मटेरियल एक्चुअली जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज हमें पता है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोड्यूस होना है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी। सो वो जगह जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, वहां पर आपने जो मटेरियल रखा है वो कितना उस मैग्नेटिक फील्ड को पलने फूलने का मौका फराहम करता है, यानी कितना उस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है। सो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ म्यू यानी कि परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर, एंड ग्रेटर द मैग्नेटिक फील्ड, greater will be the change in magnetic field। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो यहां पर जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, सो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा। सो इसका मतलब ये कि रिलेटिव परमिएबिलिटी भी यहां पर बहुत अहम किरदार अदा करता है। सो दैट इज व्हाई यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी यहां पर ज्यादा होगा,
as compared to coil number 2, although we are changing the current at the same rate in both of them. ठीक है dear students? So permeability of the material also matters, जिसको आप chapter यानी physics of solids में आप डिटेल से डिस्कस करोगे, chapter number 16 I believe it is. So this was all about the self induction, and in the next lecture we will understand mutual induction, which is also very interesting. So तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.